हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। पढ़ाई अच्छी चल रही है आपकी। तो जो आज की वीडियो है उसमें कोई टॉपिक्स हम नहीं कर रहे हैं, न्यू टॉपिक नहीं कवर कर रहे हैं। आज हम जो टॉपिक्स कर चुके हैं उनका टेस्ट करेंगे। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया एंड शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हर एग्जाम में इनका वेटेज हमेशा रहा है 20%। अगर पॉलिटी आई है तो यहाँ से ये 20% क्वेश्चन यही सिलेबस से आए हैं। ठीक है, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं वेल एंड गुड, वहां से ही सेम चीजें हैं, उनको ही रिवीजन के फॉर्म में हम टेस्ट बनाकर कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखी है इट्स ओके, पहले आप ये टेस्ट दो और समझो कि आपको कितना पता है इस टॉपिक के बारे में। अगर फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन रह जाती है तो आप उन वीडियो से कवर कर सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं वो यहाँ से पता चल जाएगा। हमने सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स कवर करे हैं। कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन और नीडेड है वो ऐड करी है। एग्जाम ओरिएंटेड है, वन लाइनर्स हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि क्या रटना है क्या नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट चीज है जो फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं के रिगार्डिंग ये बनाई गई है। जल्दी जल्दी आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी। हमें पता है, हमने ये चीजें देखी थी कि 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए राजीनामा एक तरीके से दिया गया था कि बना सकते हैं। तो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है, यहां पर इसी दिन हमने टेम्परेरी प्रेसिडेंट को इलेक्ट करा था या सेलेक्ट किया था। किस बेसिस पे? सीनियोरिटी की बेसिस पे, मतलब एज के बेसिस पे हमने उन्हें सेलेक्ट किया। सबसे सीनियर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। टेम्परेरी और परमानेंट के लिए अलग है, इसलिए नहीं याद रखना जरूरी है। और प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें इलेक्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन थे? इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो रही है। प्रेसिडेंट रहे हैं राजेंद्र प्रसाद, टेम्परेरी एक दिन के लिए बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यही वाइस प्रेसिडेंट थे एच सी मुखर्जी एंड वीटी कृष्णमाचारी, दोनों ही थे। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवाइजर। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? इनका नाम हम जब एडवाइजर के रूप में सुनते हैं ना तो हमें लगता है क्या पता अंबेडकर साहब हो, है ना, क्या पता गांधी जी हो, क्या पता जवाहरलाल नेहरू हो, लेकिन ये कोई भी एडवाइजर नहीं थे। ये याद रखना जरूरी क्यों है? क्योंकि पहले भी क्वेश्चंस आए थे और उसमें जहां पे गांधी जी लिखा होता है ना, लोगों को लगता है यही आंसर है। ये आंसर नहीं है, आंसर है BN राव। ठीक है, तो याद रखना। और यही थे जिन्होंने 1934 में सबसे पहले बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन रिस्पॉन्सिबल था ड्राफ्ट कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उसको ड्राफ्ट तो तैयार करना पड़ेगा। जैसे आप किसी को मैसेज भेजते हो, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है तो पहले आप एक ड्राफ्ट तैयार करते हो, फिर उसमें चेंजेस लेकर आते हो, फिर एक फाइनल मैसेज तैयार होता है, फिर आप उसे मैसेज बना करके भेजते हो। राइट, ऐसा ही होता है। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का पहले ड्राफ्ट तैयार हुआ था। तो कौन करेगा ड्राफ्ट तैयार? ड्राफ्टिंग कमेटी करेगी। राइट, ऐसा तो है नहीं स्टेयरिंग कमेटी जहां रूल्स बन रहे हैं वो कर देगी, नहीं। पावर्स करेंगी, नहीं। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी करेगी, नहीं। याद रहेगा ड्राफ्टिंग कमेटी। बस ये सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे ओरिजिनली? व्हाई दिस वर्ड हैज बीन एडेड ओवर हियर ओरिजिनली? क्योंकि लेटर ऑन पहले मुस्लिम लीग और INC दोनों मिलकर बना रहे थे। इनके दोनों के दिमाग में था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, अपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, अपना अपना अलग अलग नहीं बना रहे थे। तो पहले ओरिजिनली मेंबर्स थे 389, लेकिन जब आगे चलकर 1949 में लड़ाई हुई, मुस्लिम लीग ने अपना साथ हटा लिया, हमारे पास बचे थे 299। ठीक है, ये याद रखना है। फिर आती है बात कि कौन सी डेट को अडॉप्ट किया गया। अडॉप्ट, अब आपने कभी याद ना रहे कि पहले अडॉप्ट हुआ या बाद में अडॉप्ट हुआ। पहले अडॉप्ट हुआ है, बाद में एनफोर्स हुआ है। इसका क्या मतलब है? पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, फिर एनफोर्स किया। एनफोर्स को इफेक्ट भी कहते हैं, केम इनटू इफेक्ट। ठीक है, इसका मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था ना हमारा, उसे एनफोर्स करना। पहले हमारे घर में, एग्जाम्पल के तौर से समझो, हम अपने घर में किसी को लेकर आ रहे हैं, पहले अडॉप्शन पेपर्स बनते हैं ना, उसके बाद में उसे बताया जाता है कि घर में ये रूल्स हैं, ये रूल्स आपके ऊपर भी लागू होते हैं, ये रूल्स आप पे भी एनफोर्स होते हैं। याद रहेगा, ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, इससे याद करोगे तो याद हो जाएंगी चीजें। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949।
सिंपल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज केम इनटू इफेक्ट. कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कब आया था, कॉन्स्टिट्यूशन को यूटिलाइजेशन कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950. मतलब इफेक्ट में कब आया, एनफोर्स कब हुआ? 26 जनवरी 1950, जिस दिन को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे. ठीक है, याद रहेगा, सिंपल सा है. नाउ कम्स ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को किसने पास किया था? सबसे पहले पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक्चुअल में है क्या. लेटर ऑन इसी का नाम प्रीएम्बल रखा गया है. क्या रखा गया है? प्रीएम्बल. ये किसने पास किया था? ये कलर शायद विजिबल नहीं होगा, लेट मी चेंज द कलर. ठीक है, ये जो प्रीएम्बल है किसने पास किया था? ही वाज जवाहरलाल नेहरू. ये जब आप इन चीजों को पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में ना कंफ्यूजन आएगा, क्योंकि सभी के नाम हर चीज में बहुत बार रिपीट हो रहे हैं. तो हमें पर्टिकुलर चीज को पर्टिकुलर इंसान के साथ कैसे रिकलेक्ट करना है? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्शन उठाया, कुछ इस तरीके से याद रखना. रिजोल्यूशन ले लिया उन्होंने कि मैं देश को आजाद कराऊंगा और मैं ही फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनूंगा. कौन थे वो? जवाहरलाल नेहरू. एडवाइजर कौन थे? अभी लास्ट पेज पे क्वेश्चन था, बीएन राव. एडवाइजर सुनते ही दिमाग में आने चाहिए बीएन राव. इसी तरीके से आपको चीजें याद करनी है. अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है ना तो यू हैव टू कीप रिवाइजिंग थिंग्स. तब तक करो जब तक बोर ना हो जाओ कि ये तो मुझे पता है. नेक्स्ट इज हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी. नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. फिर भी, और ये बार बार पेपर में आता है, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है उन्हें याद नहीं रहा. उस टाइम पे प्रेशर इतना होता है कि चीजें दिमाग से स्किप हो जाती हैं. जैसे आपके दिमाग में ड्राफ्टिंग कमेटी आई है, आपको बी आर अम्बेडकर के बारे में सोचना है. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज चेयरमैन. और टोटल कितने मेंबर्स थे इस कमेटी में? इनको मिलाकर 7 थे, तो अलग से 6 मेंबर्स और थे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था मॉडल फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन मेनी रिस्पेक्ट्स. कौन से कॉन्स्टिट्यूशन को दिमाग में रखकर चीजें हमने बनाई थी? एक्चुअल में आंसर तो यूएसए और यूके दोनों होना चाहिए, पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की जो चीजें हैं ना वो मेन हमने यूएसए से ली हैं. यूके से हमने कुछ मॉडल्स लिए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्या क्या हमने अडॉप्ट किया है. पर याद रखना कुछ मॉडल्स तो हमने यहाँ से लिए हैं, लेकिन मोस्टली चीजें हमने यूएसए से ली हैं. सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सोल का मतलब होता है आत्मा. आत्मा किस चीज में बसती है? अगर किस चीज के बारे में सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए चीख चीख कर बोल रहा है कि उसको तो ये उल्लंघन नहीं होने देगा, वो है हमारे फंडामेंटल राइट्स. सारी चीजें, डीपीएसपी हो मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो, फंडामेंटल ड्यूटीज हो, आगे चलकर जो लिखा हुआ है यूपीएससी, इलेक्शन, सारी चीजें किस लिए हो रही हैं? एक्चुअल में हो क्यों रही है? ये कभी क्वेश्चन किया आपने? कॉन्स्टिट्यूशन बना किस लिए है? ताकि आगे चलकर कोई ऐसा इंसान ना उठे और उठकर बोले पूरा देश मेरा है, सारी चीजें मेरे हिसाब से होंगी. उससे क्या होगा? हमारी जो राइट्स हैं वो उल्लंघन हो जाएंगे ना. इसलिए फंडामेंटल राइट्स जो है उसी के इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती हैं. अगर मेरा राइट वायलेट हो रहा है, मतलब कोई इंसान अपनी मनमर्जी करने के लिए वो रात को 12 बजे तेज तेज गाने चला रहा है, तो मेरे राइट्स उल्लंघन हो रहे हैं ना. मैं नहीं सो पा रही हूँ, मेरे जीवन में आराम नहीं आ पा रहा है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इंसान मतलब अपनी मनमर्जी से जिए और दूसरे वाले इंसान के बारे में ना सोचे. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से फॉर्मुलेट किया गया है. ठीक है. फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं? कौन से उसमें है पार्ट में? कौन सा पार्ट है? जल्दी से याद होने चाहिए आपको. पार्ट 1 है हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज. सेकेंड पार्ट में आते हैं हमारे सिटीजनशिप. पहले देश बना फिर सिटीजन आएंगे ना उसके अंदर. एंड थर्ड इज अवर फंडामेंटल राइट्स. फोर्थ इज डीपीएसपी. आगे चल के मैं एक वीडियो बना दूंगी ताकि आपको सारे पार्ट्स याद हो जाएं, पेपर में पूछे जाते हैं. तो फंडामेंटल राइट्स कौन से वाले हैं? 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली. ये हमने वीडियो में कवर किया हुआ है, पता होने चाहिए. 8 थे, अब कितने हैं? 12. 4 कौन कौन से ऐड हुए हैं? 9, 10, 11, 12. याद है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना बिना चीटिंग के. अगर याद नहीं है तो याद करो, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं. कितने सेशंस हुए थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ? उससे पहले कितनी रीडिंग्स हुई थी? 12. याद रखना, ये फैक्चुअल है, याद नहीं रह पाता है पर याद रखना पड़ेगा. एग्जाम क्लियर करना है तो सारी चीजें याद होनी चाहिए, एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो सब कुछ. इसमें कोई करंट अफेयर्स तो ऐड नहीं हो रहे हैं ना डेली बेसिस पे, तो आपको ये याद कर लेना चाहिए. Which resolution laid down the philosophy and objectives of the Constitution of India? कौन सी ऐसी चीज थी जिसने ऑब्जेक्टिव लाकर बोला कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बना सकते हो, अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना सकते हो? कौन सी थी?
यहां पर पूछा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है, इस रेजोल्यूशन ने बोला था, राइट। और अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैबिनेट मिशन प्लान, हु सेकेंडेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, किसने बनाया, किसने था, जवाहरलाल नेहरू ने। उनको सेकेंड मतलब उनको हेल्प किसने किया था कि हाँ आपको ये करना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कमेटी एग्जामिन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने एग्जामिन किया था। खुद सोच के बताओ, यहाँ पर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, उसके अंदर हमें ये देखना है कि पावर्स किसको कितनी मिल रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एडवाइजरी ऑन फंडामेंटल राइट्स नहीं, ठीक है। स्टीयरिंग कमेटी नहीं। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल क्यों होगा, यूनियन होगा ना, तो यूनियन पावर्स कमेटी, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ना ऑप्शंस को रीड किया करो, खुद कुछ ऑप्शंस ऐसे बोल रहे होते हैं कि भाई मैं तो गलत हूं, मुझे तो हटाओ पहले, ठीक है। Who was responsible for the minorities, tribal excluded areas, कौन सी होगी ट्राइबल्स और माइनॉरिटीज के लिए, ऑफ कोर्स ये वाली, ठीक है। और इसके हेड कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर आता है कौन सा शॉर्टेस्ट था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कौन सी वाली असेंबली जो सेशन होते थे वो सबसे शॉर्टेस्ट था। ये क्यों पूछा गया है, इसका कोई ऐसा है, हाँ ये PYQ है, फर्स्ट थिंग इज दैट। नंबर सेकंड थिंग, क्योंकि सेकंड सेशन जो था ना वो शॉर्टेस्ट इसलिए था क्योंकि ये हुआ था सिर्फ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि किसने पास किए थे, जवाहरलाल नेहरू ने। उनको सेकंड मतलब उनको हेल्प सपोर्ट किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने। ये अडॉप्ट हो गए थे, और ये अडॉप्ट कब हुए थे, 22 जनवरी 1947, ठीक है, याद रहेगा, वेरी गुड। पहला सेशन कब हुआ था, जल्दी से एकदम से याद आना चाहिए कि फर्स्ट सेशन तो तब हुआ था ना, 9 दिसंबर से शुरू हो गया था 1946 में, चला था शायद 20-25 दिन, ये 3 दिन ही चला था बस, ठीक है। फिर आता 21st क्वेश्चन, इसमें लिखा है व्हाई इज इंडिया डिस्क्राइब्ड एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्यों है यूनियन, क्यों है स्टेट्स का, क्योंकि स्टेट्स एक्सीड यहां से सक्सीड करके निकल सकती हैं, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया है यूनियन ऑफ स्टेट को, बिकॉज द यूनियन इज इंडिस्ट्रक्टिबल बट स्टेट्स आर नॉट, बिकॉज ऑल स्टेट्स आर इक्वल टू द यूनियन। खुद सोचो कौन सा ऑप्शन है जो गलत लग रहा है, ये तो गलत ही लग रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया है इसलिए यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ऐसा तो नहीं होगा। बिकॉज ऑल स्टेट्स आर इक्वल टू द यूनियन, हाँ इक्वल हैं, पर इसलिए हम बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स, नहीं। इसका आंसर है यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टिबल बट स्टेट्स आर नॉट। मतलब हमारे देश में यूनियन ऑफ स्टेट्स इसलिए कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको पता होनी चाहिए। यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहते हैं, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूनियन, हमारे देश में जो यूनियन है मतलब जो हमारा इंडिया है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, वो तोड़ा नहीं जा सकता, पर स्टेट्स तोड़ी जा सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट तोड़ दो आज जाके, नहीं, स्टेट्स को तोड़ सकते हैं अगर वो उनमें कुछ डिस्प्यूट है या कुछ ऐसा इश्यूज आ रहे हैं, उनको 2 हिस्सों में अलग करके रखा जा सकता है। पर हमारा ये जो इंडिया है ना एक यूनियन, वो यूनियन ही रहेगा, वो एकजुट ही रहेगा, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं इंडिया का यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टिबल बट स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल। ये याद रहेगा, नहीं रहेगा तो एक बार दोबारा सुन लेना, मैं समझा देती हूँ। इंडिया का जो यूनियन है वो तोड़ा नहीं जा सकता, पर स्टेट्स को तोड़ सकते हैं, इसलिए यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा आर्टिकल है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। अभी हमने डिस्कस करते थे कौन से पार्ट्स में है, तो पहला ही पार्ट जो है पार्ट ए का, पार्ट 1 का आर्टिकल 1 हमें बोलता है यूनियन, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज टॉप 50 क्वेश्चन, सॉरी, विच ऑफ द फीचर्स मेक इंडिया क्वाज़ी फेडरल स्टेट। कौन से ऐसे चीजें लिखी हैं जो बताती हैं कि इंडिया में फेडरल तो स्ट्रक्चर है, मतलब तीनों जगह डिवाइड हो रखे, पावर यूनियन में, फिर सेंटर में, फिर लोकल गवर्नमेंट में, मतलब पहले राज्य में, उसमें सेंटर में, फिर उसके बाद में राज्यों में, फिर नीचे सबसे नीचे पंचायत के फॉर्म में। कौन सी चीज है, डुअल सिटीजनशिप। इंडिया में डुअल सिटीजनशिप है, खुद बताओ, आप दिल्ली के भी नागरिक और इंडिया के भी हो, नहीं। रिजिड डिवीजन ऑफ पावर, रिजिड डिवीजन तो मैंने नहीं देखी, ठीक है, और अगर होगी रिजिड डिवीजन तो फेडरल स्ट्रक्चर हुआ ना। स्ट्रॉन्ग सेंटर विद ऑल इंडिया सर्विसेज एंड इमरजेंसी प्रोविजंस, ये लग रहा है जो हमने पढ़ा भी है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, ये तो फेडरल स्ट्रक्चर हुआ ना, ये क्वाज़ी फेडरल कैसे हुआ, तो इसका आंसर है सी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सेंटर जो है थोड़ा सा, जैसे अगर हम तराजू बनाए ना एक इस तरीके से, तो यूनियन का पलड़ा भारी है एज कंपेयर टू स्टेट, इसलिए हम बोलते हैं क्वाज़ी फेडरल। यहाँ पे पावर जो है थोड़ी सी ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ी सी कम है,
ठीक है, इसलिए ये बोला जा सकता है स्ट्रॉन्ग सेंटर है। ऑल इंडिया सर्विसेज और जैसे कि इमरजेंसी प्रोविजंस के थ्रू इमरजेंसी लग जाती है तो सारी पावर जो स्टेट के पास होती है वो भी यूनियन के पास चली जाती हैं, इसलिए हम ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज कौन सा शेड्यूल है जो यूनियन स्टेट्स और कॉन्करेंट में चीजों को डिवाइड करता है? कौन सा शेड्यूल है? याद करो जल्दी से, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के हिसाब से, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, जल्दी से याद करो। 1 2 3 4 5 6 7, सातवें नंबर पे एफ, एफ मतलब फेडरल, फेडरलिस्ट, तो सेवेंथ कहां पे है? सेवेंथ ऑप्शन बी। याद नहीं है आपको तो ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि ये पीवाईक्यूज हैं, आपको नहीं याद हो रहे हैं। आप एक बार वो वीडियो देखो, दोबारा देखो और फिर लिख कर देखो 12 के 12 शेड्यूल्स को, नाम याद करने में इतना डिफिकल्ट रहेगा नहीं, ठीक है। चलो, रेजिडरी पावर जो है हमारे यहाँ पर वो किसको मिलती है? हमारे यहाँ पे रेजिडरी पावर मिलती है पार्लियामेंट को। दिमाग में आ रहा होगा कि रेजिडरी पावर्स क्या होती हैं, तो एक बारी मैं समझा देती हूँ जल्दी से, क्विक रिवीजन हो जाएगा। जो 7th शेड्यूल है उसके अंदर 3 लिस्ट बनी हुई हैं, ठीक है। एक है हमारी सेंटर की, एक है हमारी यूनियन बोलते हैं इसको, यूनियन लिस्ट, देन वी हैव आवर स्टेट लिस्ट एंड देन वी हैव कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन के पास वो वाली सारी चीजें जो एक ही हैं, जैसे डिफेंस है और यूनियन टैक्स हो गया, या यूनियन की कुछ सर्विस, जैसे बाहर देश से कोई संबंध रखने की चीजें, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस कौन मेंटेन करता है? यूनियन। जैसे तो नहीं हर स्टेट का मिनिस्टर मिलने जा रहा है, हाई हेलो करने जा रहे हैं, नहीं। फिर आती है स्टेट लिस्ट जो हर स्टेट अपना अपना देखते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिशरी हो गया, और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एजुकेशन हो गई, मैंने एजुकेशन बोल दिया क्या शायद, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब चीजें। फिर आते हैं कुछ ऐसे जो कॉन्करेंट है, जैसे कि कौन सी चीज है जो कॉन्करेंट लिस्ट में आपको एकदम से यूनिफॉर्म सिविल कोड। स्टेट्स भी लगा सकती हैं अपने अपने उसमें, स्टेट में यूनियन अगर चाहे तो वो पूरे देश में भी लगा सकती है, ठीक है। उसी तरीके से चाइल्ड प्लानिंग, अगर स्टेट चाहे तो अपने स्टेट में लगा सकते हैं चाइल्ड को प्लान करने का, यूनियन चाहे तो वो एक लॉ बनाकर पूरे देश में भी लगा सकती है। तो ये 3 लिस्ट हैं, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो रह जाते हैं, उन्हें कहते हैं रेजिडुअल, और उनकी पावर्स इनके पास न होकर पार्लियामेंट के पास जाती हैं, ठीक है, ये याद रखना। चलो, नेक्स्ट इज विच द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो फेडरल बनाता है ना, तो ये तो नहीं होगा। डिवीजन ऑफ पावर्स, तो फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब ही डिवीजन ऑफ पावर होता है। सिंगल सिटीजनशिप और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जस्ट थिंक अबाउट इट, सिंगल सिटीजनशिप है वो गलत है, वो फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, या इंडिपेंडेंट जुडिशरी फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है तभी तो फेडरल स्ट्रक्चर बना रहेगा ना, तो सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। नेक्स्ट इज विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द अदर इन इंडिया? सबॉर्डिनेट का मतलब होता है उसके नीचे, उसके नीचे तो कोई सी भी नहीं है, यूनियन तो किसी के भी नीचे नहीं है, स्टेट भी नहीं है, लोकल गवर्नमेंट फिर भी डिपेंडेंट हम बोल सकते हैं कि स्टेट और गवर्नमेंट पे होती है, लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट तो है ही, लेजिस्लेचर का मतलब होता है जो पार्लियामेंट के अंदर होती है, जो फॉर्म कराई है। तो विच वन वी आर टॉकिंग अबाउट? स्टेट, क्योंकि ऐसा बोला जाता है फेडरल स्ट्रक्चर में, फेडरल की जगह इंडिया में जो, जब पहले ये समझो फेडरल स्ट्रक्चर में होता ऐसा है ना कि पावर्स 3 जगह डिवाइडेड है और वो इक्वल लेवल पे डिवाइड करी गई हैं इस तरीके से। यहाँ पे हमारी सेंटर, देन वी हैव आवर स्टेट एंड लास्टली वी हैव लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लेकिन क्वाज़ी फेडरल में ऐसा बोलते हैं कि सेंट्रल का पलड़ा भारी है, पर क्या ये इसके नीचे है? नहीं, ठीक है, इसे बोलते हैं सबॉर्डिनेट, इसे सबॉर्डिनेट नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर कौन सी गवर्नमेंट प्रीडोमिनेंट, मतलब सबसे ऊपर आ जाती है नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे? तो वो है यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि सारी चीजें जो इनकी पावर्स होती हैं वो घुमा फिरा के यहाँ आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज 7th शेड्यूल में सबसे लीस्ट नंबर ऑफ सब्जेक्ट किसके पास है? कॉन्करेंट। ओरिजिनली ये 97 थे, अब ये 100 हो चुके हैं। स्टेट लिस्ट में ओरिजिनली 66 थे, अब ये 61 है। पहले ये 47 थे, अब ये 52 है, ठीक है। कौन सी बॉडी है जो रिजॉल्व कराती है डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट? इंटर स्टेट काउंसिल। यहाँ तो वर्ड से पता चल रहा है ना, इंटर स्टेट मतलब स्टेट और स्टेट की लड़ाई, तो ये तो नहीं है। फाइनेंस कमीशन, पैसों को लेकर तो लड़ाई हो भी नहीं रही थी, नहीं। नीति आयोग, नीति आयोग का काम है नेशनल डेवलपमेंट को देखना, वो क्यों कराएगी यूनियन और स्टेट का झगड़े सॉल्व? नहीं, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं शेड्यूल रिलेटेड टू पंचायत, कहाँ मेंशन्ड है। ये हमने देखा था कि पहला जो मतलब पहले कितने थे? 8 थे, लेटर ऑन वो 12 हो गए, तो जो 11वें नंबर पे है ना 11th, वो हमारे पंचायत ही है, ठीक है। 9th याद कर लो,
नाइन्थ है हमारी लैंड रिफॉर्म्स, 10th है हमारी एंटी डिफेक्शन। 12th में क्यों नहीं बता रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन 12th का ही है। म्यूनिसिपैलिटीज किस में मेंशन है, 12th में। Which schedule provides for administration of tribal areas in the states AMTM? ATMM without money. इसका क्या मतलब हुआ, ये याद किया था हमने कौन से शेड्यूल में, ये शेड्यूल 6। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको नहीं याद है तो 5th शेड्यूल की 10 स्टेट्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज विच शेड्यूल डील्स विद द फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशंस। जल्दी से याद करो, TEARS, ओथ्स एंड अफर्मेशंस किस में लग रहा है, ए। अफर्मेशन किस नंबर पे, तीसरा, थर्ड। ठीक है, विच शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। चलो इसे आगे बढ़ा लेते हैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टी से टेरिटरीज, ई से एम्यूलमेंट्स, ए से अफर्मेशंस, आर से राज्यसभा, एस से होती है हमारी शेड्यूल्ड एरियाज, ओ से अदर शेड्यूल्ड एरियाज जिसके अंदर कौन से आते हैं, ATMM, पैसे से रिलेटेड वाला हो गया। एफ से फेडरल स्ट्रक्चर जिसमें लिस्ट है, ओ से आती हैं अदर लैंग्वेजेस जो हमारे पास 22 हैं। एल से लैंड रिफॉर्म्स, डी से डिफेक्शन, वो ऊपर हमने करा है, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। तो लैंग्वेज के लिए पूछा जल्दी से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया यार, वेरी गुड। अगर नहीं हो रहा है तो राइट डाउन एटलीस्ट इस चीज को, लिस्ट को 6 टाइम्स, खुद याद हो जाएगा। ठीक है, ये होमवर्क हो गया आपका। नेक्स्ट, which schedule deals with the provisions of scheduled and tribal areas? Next question is schedule deals with provisions of the scheduled and tribal areas. इसका आंसर 5th भी है और 6th भी, ये तो पता है आपको। तो ये ऑप्शंस A और B दोनों सही हो जाएंगे। अगर यहाँ पर मेंशन होता अदर देन ATMM तो होता 5th, ATMM होता तो 6th, तो इसलिए दोनों ऑप्शंस यहाँ पर सही हैं। Which schedule contains the rules regarding the procedure of parliament and state legislature? स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात हो रही है, पार्लियामेंट से रिलेटेड बात हो रही है, तो कौन सा होगा, 5th होगा, 10th होगा, 11th होगा या 12th होगा। तो आपको देखना है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो ये 10th में डिस्कशन होता है ना एंटी डिफेक्शन का, ये उससे हो सकता है। यहाँ पे ट्राइब्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पंचायत की नहीं हो रही, म्युनिसिपैलिटीज की नहीं हो रही, इसलिए 10th। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल प्रोवाइड्स फॉर द एम्यूलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, इन सब के बारे में। तो कौन से में था, जल्दी याद करना है। ओके, इसमें ऑप्शन ही गलत है, इसका आंसर होगा, ये ऑप्शन हम कट कर देंगे। यहां पर आंसर क्या होगा, शेड्यूल 2। ठीक है, सेकेंड शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल कंटेन्स विद राज्यसभा एंड विधान परिषद, किससे रिलेटेड है ये, जल्दी से याद आएगा हमें, TEAR, R इज राज्यसभा, 4th शेड्यूल। ठीक है, विच शेड्यूल लिस्ट the amendment made to the constitution for the very first time for the very first time कब हुई थी, जब हमारा 10th शेड्यूल बना था, सॉरी 9th शेड्यूल, जो हमारा 9th शेड्यूल ऐड हुआ था, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैंड रिफॉर्म्स। यहां पे भी वो ऑप्शन मिस हो गया है, पता नहीं शायद से ये इंटरचेंज हुआ है, समथिंग हैपन, पर आपको याद रखना है 9th शेड्यूल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चेयरमैन कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, याद करो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलो, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। अब याद करो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर BR अंबेडकर। On what date did the Constituent Assembly adopt the Constitution? Adopt, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्योंकि बार बार रिपीट हुए थे, तो शायद वो PYQ की वजह से आ गया है, पर ये याद होना चाहिए। अडॉप्ट और एनफोर्स का मतलब अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डेट द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। फोर्स में कब आया था, 26 जनवरी 1950। ओरिजिनली कितने मेंबर से, 389। वाइस चेयरमैन कौन थे, ये थे VT कृष्णमाचारी। वी से वाइस, इससे याद हो जाएगा।
कौन सी सब कमेटी फंडामेंटल राइट्स के लिए इंपॉर्टेंट थी? यहाँ पर देखो, यूनियन पावर कमेटी होगी या ट्राइबल से रिलेटेड होगी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी होगी या ड्राफ्टिंग कमेटी होगी? फंडामेंटल राइट, यूनियन पावर कमेटी। ठीक है। Who was the chairman of advisory on fundamental rights, minorities, tribes and इन सब के लिए कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। नेक्स्ट इज रूल्स प्रोसीजर, कौन सी कमेटी के पास में थे? रूल्स कमेटी, स्टेयरिंग कमेटी, यूनियन पावर या क्रेडेंशियल्स? ये कोई कमेटी नहीं थी। ठीक है। यूनियन पावर कमेटी रूल्स और प्रोसीजर्स? नहीं। रूल्स कमेटी? नहीं, इट वॉज स्टेयरिंग कमेटी। ठीक है। ट्रिस्ट एंड डेस्टिनी स्पीच इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, किसने दी थी वो फेमस स्पीच जो आज तक भी बोली जाती है कि ऐसी स्पीच थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टाइम पे ये बनाई गई थी? नन अदर देन जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ये स्पीच रेडी करी थी 14 to 15 अगस्त 1947। इन्होंने ये स्पीच इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए तैयार की थी। इसको बताता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। ठीक है। ये थे आज के क्वेश्चंस, ये टॉप इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये याद हैं या याद हो रहे हैं ये सारे फैक्ट्स, देन यू आर गुड टू गो विद दीज टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम पहले हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, फिर हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते रहेंगे। You just keep revising things. Okay? All the very best. See you soon.